नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो वक्त हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि क्या इस बार के चुनाव प्रचार में एक बार फिर से आरक्षण पर जमकर राजनीति हो रही है। आरक्षण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो है SC ST पिछड़े वर्ग को आरक्षण, दूसरा जो पहलू जिस पर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मुस्लिम को आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण, उसकी बात हो रही है। तो इन सब के बीच बात यह हुई कि जब गुगली फेंका गया कि भाई 400 पार क्या संविधान बदलने के लिए चाहिए, तो उधर से बैटिंग आ रही है कि 400 पार चाहिए आरक्षण बचाने के लिए, ताकि आरक्षण बचा रहे। तो इस पर दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। वैसे तो आप देखें तो हाल के हर चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जरूर आ जाता है और कई बार तो इसमें कुछ खेल भी होता है। एक खेल हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फर्जी वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया, फेक वीडियो, जिस पर अब FIR हो चुकी है। उस फेक वीडियो में दिखाया गया कि अमित शाह आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये फर्जी वीडियो है और इस फर्जी वीडियो के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। तो आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करता है आरक्षण। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उस बड़े वर्ग का वोट भी चाहती हैं। फिर नए नए जो तबके हैं वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। जातीय आधार पर भी, कभी कभार धार्मिक आधार पर भी मांग होती है। तो फिर ये चुनाव का मुद्दा बन जाता है और फिर सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, वार होता है, प्रतिवार होता है। तो आज की पंचायत हम इसी पर करेंगे कि एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आता हुआ दिख रहा है। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। हम इस पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता को कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चुने हुए लोगों की मदद करने की है। इनकी विचारधारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। अब क्या हुआ? अब हिंदुस्तान की जनता को यह बात समझ आ गई। पता लग रहा है चुनाव में कि हर दलित को, हर पिछड़े को, हर आदिवासी को यह बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। देखिए, वहीं पर बात आ रही है ना जिसकी हमने चर्चा की थी। आज पंचायत का मुद्दा भी यही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे।
कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वहां जनसभा कर रहे हैं और वो आरक्षण वाला ही मुद्दा इस समय उठाकर बोल रहे थे। तो आज 5 की पंचायत में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आरक्षण को लेकर के क्या राजनीति गर्मा गई है इस बार के चुनाव में एक बार फिर से, और क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर के एक दूसरे को घेरने की भी कोशिश हो रही है। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि निजीकरण जब करते हैं तो भाई आरक्षण का लाभ खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कर्नाटक वाले मॉडल से जब आप आरक्षण देते हैं तो आप तो पिछड़ों वंचितों का हक मार करके और धार्मिक आधार पर आरक्षण उधर दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर यह बहस तेज है। पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आज के खास मेहमानों से जुड़ेंगे और पंचायत में इसी पर आज पंचायत की जाएगी। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ किया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो आरक्षण पर ये बयान आ रहे हैं लगातार नेताओं के और तीर चल रहे हैं तो उसका जवाबी तीर भी चल रहा है। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो स्पष्टीकरण भी आ रहा है, वो स्वाभाविक है। आज हम इसी पर पंचायत कर रहे हैं। हमारे साथ खास तौर पर यहाँ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर टीना करमवीर जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत टीना जी आपका इस पंचायत में हमारे साथ। और हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी आपका भी। साथ में हमारे साथ समीर चौगांवकर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस पंचायत में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस पंचायत में। मैं इस पंचायत में सबसे पहले समीर जी आप ही के पास आता हूं। एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो एक बार फिर से केंद्र में आता जा रहा है, और जैसा कि हम देखते रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को हर तरह से सूट करता है।
आरोप लगाना, उस पर जवाब देना, और अब तो ये यहां तक मामला हो गया कि फर्जी वीडियो उसको लेकर के, आरक्षण वाला मुद्दा ऐसा है कि उस पर भ्रम पैदा करने के लिए फर्जी वीडियो चलाने की बात आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने 400 पार के साथ दोनों चीजों को क्लब कर दिया क्या, कि भाई हमको तो 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण की सुरक्षा करना चाहते हैं, कांग्रेस के खेल को खत्म करना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के सागर में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा। समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान की सुरक्षा हमेशा से करती रही, और बस भारतीय जनता पार्टी के पहले भी अगर आप देखोगे तो 1977-75 में जब आपातकाल लगा था संविधान में छेड़छाड़ करके, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब तो जनसंघ था। तो संविधान को बचाने के लिए जनसंघ ने अपना त्याग देते हुए जनता दल में मर्ज किया, और इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ, जो संविधान को खत्म करने की कोशिश थी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती रही, संविधान को बचाने का काम करती रही है। आप मुझे बताइए, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। प्रधानमंत्री मोदी अगर आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, तो अगर मोदी चाहते तो आरक्षण भी हटा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि देश के अंदर आरक्षण जो दिया हुआ, और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान आया है कि संघ संविधान सम्मत आरक्षण के साथ है, और संघ का ये पूरा भरोसा है कि आरक्षण बना रहना चाहिए। इस तरह की जो भ्रामक वीडियो और खबरें चल रही है कि संघ आरक्षण का विरोध कर रहा है और संघ चाहता है कि आरक्षण खत्म हो, ये सरासर झूठी और गलत खबरें हैं। मुझे लग रहा है एक वर्ग है समाज का, और उस वर्ग की बात को कांग्रेस हवा दे रही है, तूल देने और ताकत देने का कोशिश काम कर रही है। कांग्रेस संविधान को खत्म नहीं कर रही है। कांग्रेस आदिवासी दलितों का जो अधिकार मिले, वो कर्नाटक का मॉडल लागू करना चाहती है कि वो खत्म कर मुस्लिम समाज को वहां पर आरक्षण जिस तरीके से दे दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उस बात से आगाह कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो कर्नाटका में सिद्धरामैया सरकार ने लागू करा है, वह पूरे देश के अंदर मॉडल लागू होगा। और उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटों का बहुमत चाहिए, जिससे आदिवासी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस चीज को ला करके जोड़ा है कि भाई हमें इसलिए 400 पार का चाहिए। हमारे साथ संजय राणा जी भी जुड़ गए हैं, स्टूडियो के अंदर ही आए हुए हैं, राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका भी इस पंचायत में। मैं दोनों प्रवक्ताओं के पास जाऊं उससे पहले संजय जी से एक ओपिनियन ले लेता हूं। संजय जी, एक तो सबसे पहले आज फर्जी वीडियो वाले मामले को बताइए कि जैसे अमित शाह जी का एक फर्जी वीडियो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये सर्कुलेट किया जा रहा है आरक्षण पर भ्रम फैलाने के लिए। एफआईआर तो दर्ज हो गई है। हमें ये बताइए कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है आगे चल करके, क्या कुछ ये इस पर कानूनी मामला बनता है और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नमस्कार तो मैं फॉलो करें। देखिए, जो फर्जी डॉक्टेड वीडियो है, जिसके भी ट्विटर अकाउंट से या यूट्यूब से, या जिसने भी पोस्ट किया, सर्वप्रथम उस पर जांच होगी, उसके तहत कार्रवाई होगी और एक पे एक्शन हो सकता है। 420 भी लग सकता, दूसरे एक्ट भी उनके ऊपर लग सकता, आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो इनके लिए जो भी व्यक्ति है वो मुसीबत में फंस सकता है, जो अगर वो डॉक्टरेट किया है तो, जैसे बीजेपी या दूसरे लोग बोल रहे हैं। तो जहाँ तक कानूनी है तो कानूनी कार्रवाई इस पर होगी। अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर के हिसाब से संज्ञान लिया जाएगा, आईटी के एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात जरा बताइए कि क्या ये पता, मतलब जो आईटी है, जो तकनीक है, उससे ये पता पुलिस लगा लेगी कि ये कहां पर इसको जेनरेट किया गया, कहां से ये इसको आगे बढ़ाया गया? बिल्कुल, बहुत आजकल आसान हो गया है। आईपी एड्रेसेस होते हैं हर चीज़ के। जो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूं या मैं आईफोन यूज़ करता हूं, वो उसकी भी डिटेल्स पता चल जाती किस जगह से जनरेट हुआ है। तो बहुत इजी, मान लीजिए किसी ने अगर वाईफाई यूज़ किया है तो वाईफाई के आईपी एड्रेस बदल जाएगा। अगर वाईफाई नहीं यूज़ किया है तो कोई ना कोई माध्यम यूज़ किया हो जिसके तहत पुलिस या आईटी डिपार्टमेंट उसको फाइंड आउट कर सकता है। आईटी इनकम टैक्स नहीं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं रेफर कर रहा हूँ, उससे पता किया जा सकता है। बहुत आसान हो गया सब चीज़ों को पता करना। आपको पता है, जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या व्हाट्सएप हम डिलीट भी कर देते हैं, वो 4 लेयर रिट्रीव भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज के दिन में रिट्रीव करना बहुत ही आसान हो गया है। इंफॉर्मेशन कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये पता लगाना आसान है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन इस बीच में आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले डॉक्टर टीना
कर्मवीर, आपके पास आता हूं, फिर आरपी सर के पास जाऊंगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जब आपका मैनिफेस्टो आया तो उस मैनिफेस्टो के आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने आपके ऊपर हमला किया। क्या मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो ऐसी कुछ बातें कही है, जैसे उन्होंने तो आरोप लगाया कि लगता तो यही है कि मुस्लिम लीग जिस तरह का घोषणा पत्र लेकर आई थी आज़ादी से पहले, उसकी झलक है। अल्पसंख्यकों को हम खाने, उनकी पसंद का भोजन करने, तमाम तरह की चीज़ों को आज़ादी देंगे, पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी चीज़ों में उनको जगह देंगे। तो क्या कांग्रेस की मंशा ये है कि धार्मिक आधार पर आप एक तरह का रिजर्वेशन की ही बात कर रही हैं क्या अपने घोषणा पत्र के जरिए? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबा साहब से और इनके लिखे संविधान से सख्त नफरत करती है, और उसमें संविधान में जो आरक्षण दिया है उससे ये सख्त नफरत करते हैं। अच्छा। और ये क्यों करते हैं? जब संविधान सभा में 1949 में जब संविधान रखा गया, पेश किया गया, मोहर लगी संविधान के, उसके 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है और लेख में साफ तौर पर ये लिखते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं और हम जो है मनुस्मृति को मानते हैं। अच्छा। तो ये इनकी मंशा तो ये कहें 100 साल से जाहिर है। ये तो लगातार आरक्षण के और संविधान के खिलाफ रहे हैं। ठीक, एक हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं यहां पर यह बात कहूंगा कि आपको 2019 की वो तस्वीरें याद हैं टीना जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा सत्ता संभाली थी और संविधान की एक बड़ी सी प्रति रखी हुई थी, उसके अंदर वो शीश नवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का क्लेम है कि हमने तो संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, तो हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति किसी और से ज्यादा ही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब जिंदा होते, हालांकि बाबा साहब हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन आज जीवित होते तो मोदी जी से के आगे हाथ जोड़ते और ये कहते कि मेरे आगे फूल मालाएं मत चढ़ाइए, मेरे द्वारा लिखा गया जो संविधान है आप उसको सुरक्षित रखिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति के हाथ में संविधान दिया है उसको कैसे चलाते हैं उसकी मंशा पर निर्भर करता है। आप बताइए, इन्हीं की शासनकाल में SC/ST एक्ट को पंगु किसने बनाया? इन्हीं की सरकार ने बनाया। ये तो आज देखिए कि दलित, आदिवासी और तमाम वो वंचित वर्ग इतना अवेयर है। थोड़ा सा SC/ST एक्ट को पंगु बनाया, ये मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना फैसला दिया था, जो कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून बना करके उस एक्ट को बहाल किया, जहां तक मुझे जानकारी। जी नहीं, देखिए, आपको याद होगा अप्रैल को आंदोलन किसने किया? सारे दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम माइनॉरिटी, सारे लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए और इस सरकार को झुकना पड़ा। सारी सिविल सोसाइटी एकत्रित हुई, तब जाके सरकार को झुकना पड़ा। और इनके खुद के बीजेपी के नेता वो दबे पाव ये भी कहते थे पीछे से कि ये आरक्षण खत्म करने के लिए आए हैं, दोबारा सत्ता में नहीं आए, लेकिन सब लोगों को अपनी सत्ता बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो बोलते नहीं है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा था कि क्या आपके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको हमला करने का मौका मिला है बीजेपी को? सरकार में बीजेपी को 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपने काम को रैलियों में जाके बता सके कि साहब हमने आप बताइए ना, मांगी नोटबंदी पर, नोटबंदी की बहुत मास्टर स्ट्रोक था, तो मांगते ना नोटबंदी पर वोट। आप कह रहे थे कि आपने तो किसानों की आय दुगनी कर दी, मांगते आप वोट। ये कहना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा किया? हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी। हमारा मैनिफेस्टो पूरे देश में आज, अब मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंच रहा वहां पर ये बात पहुंच गई। ये सत्ता में आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, आगे चल करके फिर आपसे जरूर ये पूछूंगा कि कांग्रेस ने जो आरक्षण जिस तरह का कर्नाटक में दिया, आंध्र प्रदेश वगैरह में देने की कोशिश कर रहे थे, महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में क्या कुछ हुआ वो बाद में बात करूंगा, आऊंगा आपके पास। लेकिन अब आरपी सिंह जी के पास। आरपी सिंह जी, इनका कहना है कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये आरक्षण जो है ये ओबीसी का आरक्षण छीन करके और धार्मिक आधार पर देना चाहते हैं और आपको उसी की सुरक्षा के लिए 400 पार चाहिए? जी, असल में क्या है कि
इनका पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ मुसलमानों के पक्ष के लिए, ताकि हम मुसलमानों का वोट किस प्रकार ले सकें, उसको फोकस करता है। मुझे कोई थोड़ी कड़वी बात है पर कहते कोई शर्म नहीं। मैं मैनिफेस्टो का पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 पढ़ देता हूँ। उसमें कह रहे कांग्रेस विल इंश्योर दैट एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव फ्रीडम फॉर चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉ। आपने इसका जिक्र किया। पर्सनल लॉ का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं को लेकर जो ट्रिपल तलाक का बिल मोदी जी लेकर आए थे संविधान के अनुसार, उसको ये रिवर्स करेंगे। वो महिलाओं का उत्पीड़न हो, वो घर से बैठे हुए एक 3 लाइन का मैसेज पाए, डाले तलाक तलाक तलाक, प्रो उसको तलाक दे दे। मोबाइल पर कोई फोन कर दे, बोले तलाक तलाक तलाक, ये चाहते हैं। इस प्रकार देश चलना चाहिए। तो ये है। और नहीं तो पर्सनल लॉज में और तो कुछ है ही नहीं। जहाँ ये चाहते हैं कि पर्सनल लॉज में जिस प्रकार शरीयत के अंदर जो है हलाला है, या जिस प्रकार से और बाकी जो सारी चीजें वो लागू हो, और वो पर्सनल लॉ दुनिया के कई जो इनके पर्सनल लॉज है वो दुनिया के कई सारे देशों, मुस्लिम देशों में लागू नहीं होते, तो ये लागू कांग्रेस उसको लागू कराना चाहती है। तो ये मैंने आपको पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 पढ़कर बताया। ठीक है। मैं आपको इनका, आपने कोई जिक्र किया था पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5, ये भी पढ़कर सुना तो मोर वुमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC, ये ठीक है, एंड माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जी, मतलब आप तो सुप्रीम कोर्ट, यानी आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है उससे अलग कुछ लेकर आएगी कांग्रेस। मैं वही तो बता रहा हूँ। ये वही तो जिक्र है कि उसमें आपने SC ST के साथ माइनॉरिटीज को जोड़ दिया कि आप माइनॉरिटीज के जजेस अपॉइंट करेंगे। अच्छा, माइनॉरिटीज इनके लिए सिर्फ M मतलब मुसलमान है, M मतलब सिख नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। मुस्लिम है क्या? आप मुस्लिम हैं? मैंने आपको टोका क्या? आपको अच्छी बात नहीं मुस्लिम है क्या, ये बताइए। ठीक है, उनकी बात आ जाने दीजिए। वही वो कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी में तो सब लोग हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा बात करती है सिर्फ मुसलमानों की। उसको उदाहरण दे रहा हूँ। माइनॉरिटी कमीशन में आज तक एक भी चेयरमैन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के अलावा अपॉइंट नहीं किया। अगर मिनॉरिटी अगर गिनते तो हमको भी कर सकते, सिखों को अपॉइंट करते, किसी क्रिश्चियन को करते, नहीं किया ना। सिर्फ मोदी जी ने किया, लालपुरा जी को लाकर, इकबाल सिंह लालपुरा जी को लाकर सिख एज ए मिनॉरिटी चेयरमैन अपॉइंट किया। तो इनके लिए मिनॉरिटी मतलब मुसलमान है, और इसके लिए वे ये कह रहे हैं कि हम ST ST के बराबर मिनॉरिटीज के हक देंगे और उनका जजेस अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप तो खुद ही मान रहे, हम थोड़ा कर रहे कि आप ST, एक मिनट दे दीजिए, कि हम SC ST के हम जो अधिकार है उसको काटकर हम मुसलमानों में बांटेंगे। ये तो आपका पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 पे पढ़ लीजिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी 370 के घोर विरोधी थे, और नेहरू जी ने जबरदस्ती उसको लागू करा दिया। ठीक है। उस 370 और 35 बाबा साहब समान नागरिक संहिता के भी समर्थक थे। एक सेकंड दे दीजिए। उस धारा 370 और 35 के चलते हुए शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी कश्मीर में। बिल्कुल, वो चीजें तो हमने जम्मू कश्मीर में देखी। लौटता हूं आपके पास। सुनिए एक मिनट, धारा 370 हटाई, ये धारा 370 हटाई, उसके चलते हुए आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको वहां नौकरियां मिलती है, बराबर के अधिकार मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। और आप कुछ काउंटर करना चाह रही थी टीना, आप ये बताइए। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में हाल में कहा है आज ही कि भाई UCC लागू करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो एक बात बताइए, एक तरफ की पर्सनल लॉ को हम मजबूत करेंगे, आपके तरफ से ये बात आती है, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री कहते हैं कि UCC को लागू करने के लिए तो हम सब कुछ करेंगे। तो ये तो दोनों दो डायरेक्शन की बात हो गई ना। जी देखिए, जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया था, मैं उसका पहले जवाब दे देती हूँ। देखिए, कर्नाटक में अगर मुस्लिम आरक्षण की बात की जाए तो OBC में 2B और वो 1974 में 74 में जो आरक्षण दिया वो हवानूर रिपोर्ट के तहत दिया गया था। और वो आप 3 दशक हो गए हैं, आप तो सत्ता में भी रहे 10 साल तक, आपको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। आज नींद से क्यों जागे हैं, वो भी इतना लेट? अरे तभी बोलना चाहिए था। और HD देवगौड़ा साहब बार बार इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने, वो दम भरते हैं, वो तो खुल्लम खुला कहते हैं कि आरक्षण तो हमने दिया। अभी मामला सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? इन्हीं के घटक दल के नेता है, पकड़िए उनकी गर्दन, उनसे पूछिए कि क्यों दे रहे हैं आप। हमसे सवाल मत करिए। हाँ ठीक है, आऊंगा।
बाकी ये बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के आरक्षण का मामला है। आगे हम इस पंचायत में और बात को आगे बढ़ाएंगे और ये कहेंगे कि क्या इस बात पर हम लोग विमर्श करेंगे कि क्या सच में आरक्षण को लेकर के कांग्रेस की नीति, मैनिफेस्टो की ही बात नहीं हो रही है। बात यह है कि क्या कांग्रेस ने जो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश वगैरह में किया है, महाराष्ट्र में भी, और 2014 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें ये बात शामिल थी कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए अगर कोई कानूनी अड़चन आ रहे हैं तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इन सब पर करेंगे बात, इन सब पर सभी का नजरिया लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटकर पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में हम आज बात कर रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा अपने अपने एंगल से इस बार एक बार फिर से चुनावी राजनीति में गर्म मुद्दा बन गया है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के सेडाम, जहां पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जनसभा कर रही है। सब अच्छे से सो गए हैं, तभी जाकर आप सोती हो। पूरे समाज का बोझ उठाती हो, लेकिन आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आपको पीने का पानी तक नहीं मिलता, उसकी इतनी किल्लत है। फिर भी आपके सांसद ने केंद्र में सरकार होते हुए नारे लगाए, आपको बताया कि हर नल में जल आएगा, लेकिन आपके पास अभी तक पीने का पानी नहीं आया। देश में आज भयानक बेरोजगारी है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपने मेहनत करके भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी ने PhD की, किसी ने MSc की, किसी ने BA की, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से पलायन होता है, हैदराबाद तक जाते हैं बच्चे, मुंबई जाते हैं, दिल्ली तक पलायन होता है। वहां पे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते हैं पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ सेदम के सीमेंट कारखाने में आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई, जिसमें जो सेना में भर्ती करने के लिए नौजवान उत्सुक होता था, जिसकी आशा होती थी कि देश के लिए वो कुछ करेगा, देश की रक्षा करेगा, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होता था, उसके लिए अग्निवीर स्कीम ले आए। उस सेना की भर्ती उन्होंने 4-5 सालों की कर ली, ताकि उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि जीवन भर के लिए सेवा करने के बाद कोई जीवन की सुरक्षा होगी, आमदनी होगी,
माँ बाप के लिए कुछ घर ला पाएंगे। तो इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे को एकदम नकारा है। इसके 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार पैदा करने के लिए एक सही काम नहीं किया। बड़े बड़े कारखाने होते थे सरकार के, पीएसयू, उनकी सब्सिडरी सारी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बांट दी। जो बंदरगाह थे, जो एयरपोर्ट थे, जितनी भी बड़े बड़े सरकार के संस्थान से थे, एक एक करके अपने दोस्तों को बांट दिए। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, कर्नाटक के सेडम में प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रही थी और वहां पर केंद्र सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोल रही थी। लौटते हैं पंचायत के सब्जेक्ट पर, पंचायत के विषय पर। मैं समीर जी के पास चलता हूं। समीर जी, अब ये जो बात उठी है, कांग्रेस को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। आपने निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस बार के भी घोषणा पत्र को देखा होगा, आपने निश्चित तौर पर 2014 का भी घोषणा पत्र देखा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो किया है वो भी आपकी जानकारी में है, आंध्र प्रदेश में जो कोशिश हो रही थी वो भी जानकारी में, महाराष्ट्र में जो हुई थी वो भी आपकी जानकारी में। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर घेर लिया है कि भाई आप ओबीसी का, दलितों का आरक्षण काट करके, कम करके आप उधर तुष्टीकरण के लिए देना चाह रहे हैं? देखिए, सिर्फ अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो आप सिर्फ 2019 और 2014 के घोषणा पत्र को मत देखिए, आप कांग्रेस के 2009 और 2004 के घोषणा पत्र को भी देखिए। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, उस समय जो कांग्रेस ने अटल बिहारी की सरकार थी केंद्र के अंदर, और जब यह घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई थी सोनिया गांधी के अध्यक्षता के अंदर, 2004 और 2009 के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री उस समय जो मनमोहन सिंह थे, उसका जिक्र करते हुए 2009 के घोषणा पत्र में कहा गया है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक मजबूत करने के लिए 2006 का भी बयान है, 2009 में फिर पुष्टि भी कर रहे हैं। तो उसके पहले उन्होंने 2009 में यह कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों की मजबूती करने के लिए कांग्रेस सरकार एक कार्य योजना लेकर आएगी। कार्य योजना क्या होगी वो सरकार में आने के बाद सरकार बताएगी। उस समय उन्होंने कार्य योजना का जिक्र नहीं किया था। सरकार आती है 2009 में, 2014 तक सरकार रहती है, यह उस कार्य योजना को बताते नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह इस बात का जिक्र करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। और आप ये देखिए, उत्तराखंड में जब हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वहां पर पूरी कोशिश की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रहे 5 साल के लिए, उनकी पूरी कोशिश रही कि वहां मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो, उनकी राजनीति हो। कर्नाटका में येदियुरप्पा और डीके शिवकुमार मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, कांग्रेस इस बात को जानती है उनका वोट बैंक कौन सा है, कौन उनके प्रति समर्पित वोट बैंक है, और अपने समर्पित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कांग्रेस उनके लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है कि जब भी वो सत्ता में आएंगे, केंद्र में आएंगे, वह मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की तैयारी करेगी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। मैं संजय राणा जी के पास चलता हूं। संजय जी, इस चीज का जरा हमें ये एक तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि घोषणा पत्र में ये बात है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी चीज़ों में, अपॉइंटमेंट में, जजों के अपॉइंटमेंट में या बाकी अपॉइंटमेंट में हम अल्पसंख्यकों को देंगे, उनको सुनिश्चित करेंगे, इसको कैसे समझा जाए? शब्द को जरा अगर पकड़िए तो क्या आरक्षित करके सुनिश्चित किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में भी आरक्षण लाएगी कांग्रेस? और क्या ये संभव है? देखिए, जब हम चर्चा करते हैं कांग्रेस की और कांग्रेस की विचारधारा को, तो आपको आज़ादी के समय से देखना पड़ेगा, नेहरू जी के ज़माने से देखना पड़ेगा। तो मुझे अगर 1 मिनट देंगे तो संक्षेप में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। 1949 में जब आपको याद होगा कि जो आज का बांग्लादेश है,
उसमें ईस्ट बंगाल कहा जाता था, उसमें हिंदुओं का नरसंहार हो, तकरीबन 5 लाख हिंदू मारे गए थे, 50,000 लोग विस्थापित होकर आ रहे थे और त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन हमारे जो पीस के मसीहा थे माननीय श्री नेहरू जी, उसकी चिंता नहीं थी। 1950 में लियाकत जो पाकिस्तान के उस समय सर्वे सर्वा थे, वो हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन हो। और रिजर्वेशन में क्या है, जैसे बिफोर आज़ादी में था वैसा, यानी मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो मुस्लिम ही उसके लिए वोट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और ऑलमोस्ट नेहरू जी मान गए थे। लेकिन ये संशय मेरे कहने विश्वास में आप शायद सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये चर्चा उन्होंने रखी थी। और उसके बाद देखिए, चाहे वक्फ बोर्ड की बनाने की हो, चाहे पर्सनल लॉ लाने की हो, चाहे वर्शिप एक्ट करने का हो, चाहे वक्फ 1995 का हो, सब में ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखता है कि इनकी विचारधारा क्या है। नंबर 2, जब हम डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन हो सकता कि नहीं हो सकता, देखिए रिजर्वेशन किसी भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसको प्रस्तुत किया था, हिंदू के लिए कहा गया था, उसमें कोई भी नहीं था। लेकिन उसका अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, जिसमें सिखों का ऐड किया गया था, 1983 में बौद्धों का ऐड किया गया था। यानी एससी जो होगा हिंदू, सिख और बौद्ध हो सकता, मुस्लिम नहीं हो सकता, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जितना भी, मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस हमेशा दलित और ओबीसी विरोधी है। उसका कारण मैं बता रहा हूं, जहां पे भी रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, एससी का रिजर्वेशन नहीं कट रहा है, एसटी का नहीं कट रहा है, ये ओबीसी का कट रहा है, जो 4%, चाहे आप यहां ले लीजिए कर्नाटका में, जब कहीं 6% है। हाँ, अभी तो 6 हो गया। अगर आंध्रा की बात करें, 2011 की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा वो सिलसिलेवार तरीके से 2004 में कमेटी बनाई जाती है, एक रिपोर्ट वो करते हैं, 2005 में 3 महीने के अंदर लागू कर दिया था, 2005 में एक एक्ट बना देते हैं, जिसके तहत मतलब इस पे हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। इतने ज्यादा आतुर थे कि मुसलमानों को आरक्षण होना चाहिए। बताइए आप किसी भी, और ये एक्ट में लिखा हुआ सारे मुसलमान, हिंदू में भी एक वर्ग है, श्रवण को नहीं है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, संचित हैं, उनके लिए होता है। ओबीसी में क्या होता है कि जो बैकवर्ड है सोशली एंड एजुकेशनली, उनको दिया जाता है। आप बताइए, पूरे मुसलमानों का आप रख देते हैं। तो आपकी विचारधारा इसको समझ में आता है। अब हमारे जो शायद बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने बहुत तरीके से बोला, 4-5 पॉइंट मेरे पास भी है, कैटेगोरिकली मेंशन है, और वो रेप्लिका है 1939 के जिन्ना के विचारधारा की, जो उनकी मैनिफेस्टो थी। तो शायद इसीलिए बिल्कुल 1939 में बार बार बोल रहा हूं, उठा के कोई देखे, मैं पढ़ के सुना दूंगा। अगर कोई बहस करना चाहे उसमें मैं चर्चा करने को भी तैयार हूं, डिबेट। मैं इस पर जवाब लूंगा, टीना जी का जवाब लूंगा, आरपी जी का भी इस पर जवाब लूंगा। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटकर फिर पंचायत को जारी रखेंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद पंचायत में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण को लेकर की किस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उसके मैनिफेस्टो को लेकर और उसके बाद मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर बातें उठ रही हैं। टीना जी, ये जो बातें अभी निकल करके आ रही हैं, एक तो ये बताइए कि इसका क्या मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी लाएंगे, जजेस में भी लाएंगे। दूसरी बात ये संविधान के हिसाब से, अनुच्छेद 44 के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? समान नागरिक संहिता की बात होनी चाहिए या पर्सनल लॉ को मजबूत करने की बात होनी चाहिए? बताइए। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिखाया, मैं उसी संविधान के हवाले से बात कर रहा हूं। देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसका नाम ही न्याय पत्र है, और उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन की और SC ST की, समाज की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा उनको हाशिए से मेन स्ट्रीम में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा में उनको बढ़ोतरी दी, बजट दिया। आज आप देखिए कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से देखिए SC ST पर सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। उनके बजट पे कटौती कर दी, उनकी फेलोशिप रोक दी गई है। राजीव गांधी फेलोशिप थी एक है, वो फेलोशिप बंद कर दी है। आज भी आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में,
जब लोगों से बात करते हैं तो वो वो पर्सनल लॉ बार-बार यही कह रहे मजबूत, हैं। पर्सनल लॉ मजबूत वाला बताइए, जी, कैसे जी, क्या जी, करेंगे? जी हाँ। जी मैं इस पर बात करती हूँ, पहले हाँ। मैं अपनी बात रख लेती हूँ। हाँ, रखिए। देखिए, लगातार इस देश के अंदर जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हाँ। सबसे ज्यादा प्रहार SC ST समाज पर किया है। तो हाँ। क्यों बार बार इनके नेता आकर कहते हैं कि जब हम 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे? हाँ। आप बताइए, मोदी साहब को तो टिकट वापस ले लेना चाहिए ज्योति मिर्धा से कि आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रही हैं। आप कैसे ऐसा बयान दे रही हैं? क्यों अनंत हेगड़े ऐसा बोल रहे हैं? और इनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय क्यों ऐसा लेख लिखते हैं? क्यों उनसे माफी नहीं मांगते हैं ये लोग? और अब लेकिन फूल मालाएं अब चढ़ाने देखिए, से आप संविधान को मोहन भागवत RSS प्रमुख हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, उनके बयान सामने आ रहे हैं। ये वही मोहन भागवत जी हैं जो बिहार के समय क्या कह रहे बोला थे कि था? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा, और आज उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। उन्होंने बाद में कहा अचानक से था, हृदय परिवर्तन उन्होंने क्यों लेकिन हुआ है? टीना जी बाद में कहा था समीक्षा का मतलब खत्म करना नहीं है। समीक्षा का मतलब खत्म करना नहीं था। उन्होंने ये 10 साल का रिव्यू के लिए तो बाबा साहब एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट शुड बी रिव्यूड एवरी 10 years. If you don't know, मैं वही बात कर रहा हूँ कि समीक्षा का मतलब खत्म करना नहीं होता है। समीक्षा रिव्यू करने के लिए बाबा साहब ने कहा है। आप बाबा साहब देखिए, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, कांग्रेस सबसे बड़ी बाबा साहब विरोधी रही है। नेहरू जी ने 2 बार बाबा साहब को हराने के लिए अपनी जान लगा दी। उनकी ये वही कांग्रेस और यही नेहरू है। संजय जी, टीना जी, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। RP सिंह जी को मुझे डिस्कशन में लाने दीजिए। RP सिंह जी, ये बताइए कि इनका कहना है कि भाई हमने ये बात कही है तो हम तो संविधान के मुताबिक ही कह रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये चीजें, इस चीज का आरोप कैसे लगता है कि हम जो है उनके लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं? उसके बाद इनका एक ये भी तर्क है कि कर्नाटक में अगर हुआ तो क्यों नहीं चले गए सुप्रीम कोर्ट? हालांकि मैंने ये बात कही कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और ये सुप्रीम कोर्ट मामला कौन लेकर गया था ये भी बता देते आप। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट मामला भाजपा के मुख्यमंत्री मुंबई साहब लेकर गए थे, कोई नहीं लेकर गया था। और अब भी हम कह रहे हैं और बड़ा स्पष्टता से प्रधानमंत्री मोदी जी, मोहन भागवत जी सब कह चुके हैं कि आरक्षण नहीं हटाएगा, ना संविधान में कोई बदलाव हो सकता है। संविधान बदला तो सिर्फ एक बार मुख्यतः बदला 1976 दिसंबर के अंदर, जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थी, इमरजेंसी के चलते बदला था उन्होंने। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है, सबको जानकारी है कि देश का संविधान बदलने की प्रक्रिया किसने करी। तो जो मूल बात है वो ये है, क्या SC ST का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देंगे या नहीं देंगे? मूल बात OBC का भी शामिल कर लीजिए। OBC, हाँ, OBC का, हाँ, SC SC OBC, बिल्कुल ठीक बात। SC ST OBC का आरक्षण काटकर ये मुसलमानों को देंगे या नहीं देंगे, ये इसका उत्तर नहीं दे रहे। ये तो कह रहे हैं, इनके जितने बयान है या इनके मैनिफेस्टो में जो है वो तो स्पष्ट है कि हम देंगे, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो मूल बात जिससे ये भाग रहे हैं, अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करें, जो बीच में बात छेड़ी, ये मुसलमानों को धार्मिक तौर पर आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? और उसमें भी अगर आपको कहीं आरक्षण की बात हो, हालांकि हम उसके विरोध में, परंतु अगर देना चाहते हो तो उसमें पसमंदा है, उसमें और जातियां हैं, और वो आप सबको एक जैसा, उसका कारण है, उसका कारण सुन लीजिए। कारण क्या है? अगर जैसे ही आप मुसलमानों को आप आरक्षण देंगे तो क्या होगा कि OBC शेड्यूल ट्राइब को कन्वर्जन का रास्ता दे देंगे कि वो 2 बेनिफिट ले पाएंगे, एक मिनोरिटी का और एक शेड्यूल ट्राइब। आपकी आशंका यही है, आपकी आशंका यही है कि पूरा कन्वर्जन होगा, और इसलिए भी कन्वर्जन होगा कि भाई कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उधर भी आरक्षण मिलना ही मिलना है, ये आपको लग रहा है? ठीक है। और ये भी सुनिए, ये देश का जो हमारा एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा एक फैब्रिक है, उस पूरे फैब्रिक को खराब करना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि हम मुसलमानों के वोट को टारगेट करते हैं, इसलिए UCC के खिलाफ है, इसलिए पर्सनल लॉ की बात करते हैं। तो ये मुसलमानों के वोट के चलते हुए देश का जो बेसिक फैब्रिक है उसको खराब करना चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। संजय जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? आप रख लीजिए। अभी RP सिंह साहब को मैं सुन रहा था, इसमें थोड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ। काटना नहीं चाहते, ऑलरेडी काट रहे हैं OBC का। कर्नाटका में जो रिजर्वेशन हटाया गया 4%, वो तो ऑलरेडी OBC का काट के दिए हैं। चाहे वो आंध्रा का देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु में बहुत
सालों से चल रहा, भी उसको हटाने की बात हो रही है। सारी स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल में देख लीजिए, एससी का, एसटी का और ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया जा रहा है, और उसमें भी क्रीमी लेयर को नहीं अलग किया जा रहा, सारे मुसलमानों को एक कर दिया गया। ऐसा नहीं कोई गरीब है, बेचारा पिछड़ा हुआ है, उसको दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पसमानदा की बात आरपी सिंह जी ने पसमानदा की बात कर रहे हैं। और जहां तक बात हो रही थी कि इस कमेटी में क्या होगा और ये सरकार क्या नीतियां लाना चाहती है, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। ठीक है, आप ये बता दीजिए, भ्रम मुझे सीधा जवाब सर 30 सेकंड में खत्म करें। हम तो यही फैला रहे हैं। काका केलकर कमेटी है, यही लोग भ्रम फैला काका रहे हैं। केलकर कमेटी में 55 में रिपोर्ट दी। नेहरू जी बताइए 13 पॉइंट रोस्टर कौन लेके आया? ये तो मैं कह रही हूँ सड़कों पर आ रहे हैं। राहुल गांधी और आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आप ठीक इनको वोट मत दीजिए। ठीक है, वो सब चीजें हमने देखी है कि जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया था, सही बात है। उसके बाद उस रिपोर्ट को कई सालों तक दबा के रखा गया था, ये भी हमने देखा। टीना जी सीधा जवाब मुझे ये बताइए। टीना जी एक सवाल का सीधा जवाब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बात उठाई जा रही है कि आपकी क्या ये पॉलिसी है कि आप आरक्षण काट करके मुसलमानों को देंगे? ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण। सबसे पहले तो आरक्षण को समझने की जरूरत है। आरक्षण का मतलब होता है कोई ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थोड़ी है कि कोई गरीब है तो उसको दे दिया जाए साहब। ये रिजर्वेशन का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन है कि जितने वंचित, अरे क्या अभी बीच में बोल रहे थे, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे अनपढ़ लोग हैं, अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात है। अवसर की समानता और एम्पावरमेंट की बात है आरक्षण में। नहीं, आप एक बात बताइए, सुनिए। अच्छा चलिए, कूल डाउन। मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अवसर की समानता के लिए और एम्पावरमेंट के लिए है। अवसर की समानता और एम्पावरमेंट के लिए है। मैं कह ठीक है, लौटेंगे हम इस पर नहीं, एकदम बिल्कुल मर्यादित तरीके से अपनी बातें रखिए, मर्यादित तरीके से बातें रखिए। हम इस पर बात आगे बढ़ाएंगे पंचायत में। अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेना है, उसके बाद लौटता हूं मैं। एक ब्रेक लेना। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आपने ब्रेक पर जाने से पहले देखा काफी हीटेड डिबेट है। समीर जी को मैं लाता हूं इस डिबेट में। समीर चौगांकर जी, जो बातें हैं कि आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था, और कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में क्या आरक्षण के मूल उद्देश्य से अलग हटकर बातें हो रही हैं? समीर जी, जब यह बात होती है कि आरक्षण दिया किसको जाए, किस लिए दिया जाए, और अगर समय समय पर उसमें कोई बदलाव की जरूरत हो तो समीक्षा होकर के ही तो बदलाव होगी। मुझे लगता है कि समीक्षा होना भी चाहिए। अगर मोहन भागवत ने 2015 में जो बिहार में स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने समीक्षा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि समय पे एक बार समीक्षा होना चाहिए, किसको जरूरत है किसको नहीं है। उसका मतलब यह नहीं था कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। और आज देखिए, आज भी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के बयान चलाए जा रहे हैं जिनसे आरएसएस कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि मोहन भागवत जी का बयान आ गया है, ताजा बयान आ गया, भागवत जी का बयान आ चुका है। बार बार संघ के प्रचार प्रमुख बयान इस बात को दे रहे हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये समाज को बांटने और तोड़ने वाले के जो लोग हैं वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में तोड़फोड़ हो और जाति के आधार पर समाज बटे। मुझे लग रहा है कि जो संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मजबूत रहेगा। और राहुल गांधी को भी इस बात से थोड़ा बचना चाहिए, इस तरह के भ्रम उत्पन्न करने से कि वो हर रैली में जिस तरह का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीटें आएगी तो वो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करेगी। मुझे लगता है राहुल गांधी को मुद्दे पे बात करना चाहिए। आरक्षण इस देश के अंदर लागू रहेगा, भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे कांग्रेस रहे। मैं आरपी सिंह जी मैं आता हूं। समीर जी, ठीक, आरपी सिंह जी, अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, आरपी सिंह जी, मुझे ये बताइए
जनता पार्टी जिसने कि मंडल आयोग का गठन किया, उसमें तो जनसंघ एक हिस्सा थी। जनसंघ आपकी पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ उसमें हिस्सा थी जनता पार्टी में, जब बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद चाहे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई वीपी सरकार में, उसमें आप भागीदार थे। जब गठन हुआ था मंडल आयोग का, उसमें आप भागीदार थे। फिर आपके खिलाफ बार बार ये बातें क्यों चलाई जाती हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं? बताइए। ये राजनीति से प्रेरित है ना, और इनका टारगेट बड़ा स्पष्ट है। ये जानकर एक डुगडुगी बजाना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और उस सत्ता प्राप्त करने के बाद जो ओबीसी, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनका हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक है ही नहीं। समय ये यहाँ का भारत का मामला नहीं है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो रचा गया है। भारत का जिस बात पे मैंने फोकस करा था, भारत का जो बेसिक सोशल फैब्रिक है, जो हमारा सामाजिक रचना है, उसको उधेड़ने का, उसको खराब करने की ये सोची समझी बड़ी चाल है, और जिसमें कांग्रेस रोल प्ले कर रही है। उनका टारगेट इसलिए झूठ, भ्रम, मिथ्या ये सब फैलाएंगे ताकि हम किसी प्रकार से लोगों को बहकाकर सत्ता में आ जाए, और बाद में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे, और उस रिजर्वेशन के बेसिस पे हम लोगों को मास कन्वर्जन की तरफ भेजें। लौटता हूं टीना जी, जो तीर आपने विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरक्षण को लेकर चलाए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसी तीर के साथ आपके ऊपर पलटवार कर दिया है कि आप आरक्षण की बात क्या करते हैं? आपने तो पिछड़ों के आरक्षण का नुकसान किया है, आप उनका हक मार करके मुसलमानों को दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं धार्मिक आधार। देखिए, शुरुआत मोदी जी ने की, क्या बोले वो आकर कि मैं ओबीसी समाज से हूं, और फिर कहते हैं जाति नहीं होती है। जो जाति तो दो ही है, अमीर और गरीब की। तो फिर आप पोर्टफोलियो क्यों बांट रहे थे जातियां देख देख कर? और फिर ओबीसी कास्ट सेंसस कराने से क्यों बच रहे हैं? आप बताइए, कास्ट सेंसस करवाइए, उससे पता चल जाएगा कितनी हिस्सेदारी है, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये मुसलमानों को बात उठ रही है। कास्ट सेंसस कहते ही मरोड़ शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना हुई थी, यूपीए सरकार दबा के क्यों बैठी? कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट आई थी, कर्नाटक सरकार सिद्धारमैया सरकार क्यों दबा कर बैठी? जवाब ठीक, मैं आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। ठीक, संजय जी, देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कास्ट सेंसेक्स। उसके पहले एक चीज और मैं पीछे आना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देगी बीजेपी। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। नेहरू जी ने 17 बार अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 20 बार तो इनकी दादी जी पूरा डेटा है, पूरा डेटा है, किसने कितना बार किया है, कितने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इसका पूरा डेटा है। कैसी बातें करते हैं? किसने कितने बार बदलाव किए हैं? 125 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। 2011 का सेंसस हुआ था, 4 लाख ओबीसी जाति बना दी थी। ठीक है, ये है कांग्रेस। ये बताइए क्यों नहीं लागू करती है? ठीक है, 1931 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था। ये बताइए, राहुल गांधी बड़े हैं? चलिए, नेहरू बड़े? ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था, हमारे पास समय इतना ही था। ये चर्चा तो चलती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन ये लग रहा है इस बार के चुनाव में एक बार फिर से आरक्षण का जो तीर चलाया गया था, वो कहीं ना कहीं वो तीर बिल्कुल घूम रही है। सब अपना अपना एंगल देकर के अपने अपने तीर चला रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समीर जी, संजय जी, टीना जी और आरपी जी, सभी का जुड़ने के लिए इस पंचायत में बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 5 की पंचायत में हमने बात की कि एक बार फिर से अलग अलग तरीके से आरक्षण का जो मुद्दा है, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। नेताओं के बयान से, वार से, पलटवार से ऐसा नजर आ रहा है। तो आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर किसी एक और मुद्दे के साथ हम 5 की पंचायत में जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे